तो गाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेशन 3 है बूट कैम्प का। और इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, रिएक्ट जेएस की बेसिक्स को, कि भाई रिएक्ट जेएस की ज़रूरत क्या पड़ गई ना। मतलब अच्छा खासा हमारा चल रहा था, एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट। बहुत ज़्यादा प्रो लोग जो हैं, मतलब काफ़ी प्रो बन गए थे लोग एच टी एम एल में, सी एस एस में और जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, मतलब एच टी एम एल सी एस एस तो चलो हमारा कहीं ना कहीं रहेगा क्योंकि ये बेस है वेब डेवलपमेंट का, राइट। बट जावा स्क्रिप्ट के अंदर और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमारी एच टी एम एल हैंडलिंग में लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रो हो गए थे। ठीक है। लेकिन फिर लेकर आया गए एक जो है वो एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसको रिएक्ट जेएस कहा गया। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अच्छा, शुरू के जो 2 सेशन हुए उसमें जावा स्क्रिप्ट पढ़ाने का मेन फोकस ही यही था कि यार हम फर्दर जो एक ये जो स्टैक है ना, टेक स्टैक है पूरा, इसको कॉन्क्वेयर कर सकें। और क्योंकि एक हाईएस्ट पेइंग टेक स्टैक है, लाइक अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आ गई तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। ठीक है। आप इसकी और फर्दर लाइब्रेरीज हैं और फ्रेमवर्क्स हैं, प्लस आप बैकएंड साइड पे जा सकते हो। चूंकि ये एक फ्रंट एंड बूट कैम्प है तो इसलिए हम फ्रंट एंड लाइब्रेरीज और जो मोस्ट फेमस फ्रंट एंड लाइब्रेरीज हैं जावास्क्रिप्ट की, उन पे फोकस करें, राइट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत पड़ी रिएक्ट जेएस की, वो देखेंगे। रिएक्ट जेएस पे रिएक्ट जेएस काम कैसे करता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल जो है वो टॉपिक है, तो इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। एच टी एम एल वर्सेज जे एस एक्स। अच्छा, एक बड़ा चल रहा होता है यार, जे एस एक्स ये पता नहीं क्या है। ठीक है। तो और लिख रहे होते हैं हम एच टी एम एल, बोल रहे होते हैं जे एस एक्स, तो ये क्या हिसाब किताब है भाई, कुछ समझ नहीं आता बच्चों को। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेंगे आज ही। और इसको भी जो है वो बिल्कुल खल्लास कर देंगे, इस टॉपिक को भी, इस कन्फ्यूजन को भी। उसके बाद आता है भाई कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। मैं लाइक उम्मीद तो ये करता हूँ कि जो यहाँ पर हैं अभी 14-15 लोग, 16 लोग, इन लोगों को आइडिया होगा रिएक्ट का। ठीक है। बट नहीं भी आइडिया होगा तो आज आइडिया हो जाएगा। सही है। तो रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, सारा खेल कंपोनेंट्स का है रिएक्ट के अंदर। तो इस खेल के जो खिलाड़ी बनने के लिए आज हम देखेंगे कि कितने अच्छा हम कंपोनेंट्स को समझ सकते हैं। फिर आता है लाइफ साइकिल मेथड्स और हुक्स। ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड्स और हुक्स में क्या डिफरेंस है, और लाइफ साइकिल मेथड्स और हुक्स जो हैं वो मतलब क्यों ज़रूरी थे, या क्यों इनको इंट्रोड्यूस कराया गया और इनके क्या पर्पज़ है। ठीक है, इनसे हम क्या फ़ायदा ले रहे होते हैं वो देखेंगे। और आखिर में हम एक सिंपल टू डू ऐप बना के देखेंगे। और बेसिकली इतना टाइम तो नहीं होगा, बना के देखेंगे। मैंने एक बनाई हुई है टू डू ऐप। मैं आप लोगों को जो है वही उसी का कोड भी दे दूंगा और आपको पूरा कोड एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ताकि जो है एक, क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं। ठीक है। और टाइम हमारे पास इतना होता नहीं है कि हम पूरी ऐप बना के दिखाएं, स्टाइलिंग करें उसकी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैंने ऐप बना के रखी हुई है। इसका कोड मैं आपके सामने चलाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है। ठीक है। और कोड आपको दूंगा भी। ठीक है, प्लस वो मेरी गिटहब पर भी है। मैं आपको सैंड बॉक्स की लिंक भी दूंगा, आप चला के उसमें देखिएगा, चेंजेस करके देखिएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई टाइटल। सही हो गया। नीड ऑफ रिएक्ट की बात करते हैं, ज़रूरत क्या पड़ गई। अच्छा, एक जो हमारा कन्वेंशनल वेब डेवलपमेंट में जो था वो, उसमें हमने जैसे बात की कि एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता था एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट में कि हमने कर दिया, ठीक है भाई, मैंने एक डिफ टैग बना। हाँ मम्मार लग रहा है माइक म्यूट हो गया, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज़ आ रही है। हाँ अब सही। यार मुझे कोई बता सकता है मेरी आवाज़ कहाँ तक आई थी, क्योंकि मैं बोले जा रहा था और
अभी अभी बस 5 सेकंड पहले। अच्छा, ये खुद ही म्यूट हो गया, ओके। हाँ। चलो खैर, सही है। तो हम जो है वो बेसिकली नीड ऑफ रिएक्ट को देख रहे हैं। और नीड ऑफ रिएक्ट बेसिकली क्यों हुआ भाई, क्योंकि जो हमारा कन्वेंशनल था HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसमें जो था बड़ा अच्छा चल रहा था, सब मज़ा आ रहा था भाई। HTML पहले हम बनाते थे, वो बॉडी टैग के अंदर हम डिविजन्स बना बना कर काम कर रहे होते थे। उन डिविजन्स के अंदर जो है वो हमारी डिफरेंट चीज़ें रेंडर हो जाती थी। कभी हम फॉर्म रेंडर कर देते थे, कभी हम टेबल रेंडर करते थे, सब सही चल रहा था, ठीक है। बट हुआ ये कि जब हमने देखा कि यार हमें डायनामिक काम करना है, लाइक हम चाह रहे हैं कि हमारा जो रेंडर होने वाला डाटा है वो हमारे हिसाब से चले, ठीक है, स्टैटिकली ना चले, वो डायनामिकली चले। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ वो कोई काउंटर बनाता हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इस बटन पे क्लिक करूँ और वो काउंटर बढ़ता जाए। तो वो काम मैं कर तो लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, डॉम मैनिपुलेशन करके, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उससे क्या होता है कि जो मेरा डॉम ट्री होता है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का जो ट्री होता है, वो पूरा रेंडर होता है, देन मुझे अपने ब्राउज़र पर अपनी ये वेबसाइट नज़र आ रही होती है, ठीक है। अब मसले मसाइल क्या आने लग गए कि जब मैंने देखा कि मुझे तो एक चेंज करना है, ठीक है, क्या चेंज करना है मुझे। फॉर एग्जांपल अपने बॉडी टैग के अंदर मैंने एक हेडिंग बनाई, और हेडिंग के अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ माय प्लस काउंटर, ठीक है, और उसके नीचे एक बटन बना दिया, और उसमें मैंने कह दिया कि इस बटन के क्लिक होने पर मेरा काउंटर की वैल्यू बढ़ती जाए, ठीक है। जो कि बहुत बेसिक सी मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई ऊपर से लेके ही नहीं आ रहा, मैं नीचे से चल रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब जब मैंने उस बटन पे दबाया तो बटन तो दब गया, ठीक है, बट उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे ये होता है कि वो जाता है आपके उस स्पेसिफिक टेक्स्ट एलिमेंट को जाके हिट करेगा, जहाँ पर आपका काउंटर का जो रिजल्ट है, जो रेंडर हो रहा है, और उस स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज करेगा, और देन आपके ब्राउजर को बोलेगा कि भाई चेंजेस हुए हैं, HTML का जो डॉम ट्री है उसे पूरा री रेंडर करो, ठीक है। मतलब दोबारा से उस ट्री को अपने ब्राउज़र में सेट करो, और देन दोबारा से फिर जो है वो वेबसाइट को लोड करो, ठीक है। तो आपको जो आपके चेंजेस नज़र आ जाएंगे। अब हुई बात ये कि यहाँ तो मैंने बड़ी एक सिंपल सी बात कर दी ना कि यार एक काउंटर है और एक जो है बस वो बटन दब रहा है और हो रहा है। तो हमने देखा कि मेरा पूरा जो रियल डॉम ट्री है, जो रियल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ट्री है, जो ब्राउज़र में नज़र आ रहा होता है, वो पूरा दोबारा से जो है वो भाई रेंडर हो गया। तो ये तो मैं हो गई कि यार अगर मेरे पास मेरी कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है, तो उसके अंदर तो मैं तो फंस जाऊंगा, मैं तो मेरी तो वेबसाइट बहुत स्लो हो जाएगी, बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे उसके अंदर। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम रिएक्ट जावास्क्रिप्ट को लेकर आए, ठीक है। अच्छा, अब सही है, लेकर आए, बड़ी अच्छी बात है, बट ये काम कैसे कर रहा है वो देख लेते हैं कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है, इसके बाद देखेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के आने से वो क्या किया गया, फ़ायदा क्या क्या हुआ हमें। वो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि भाई परफॉर्मेंस जो है वो हमारी अच्छी हो गई। ऑब्वियसली हमने ये बात देखी कि यार पहले क्या होता था, हमें सारी चीज़ों को जो है वो जो डॉम ट्री होता था हमारा पूरा अपडेट हो जाता था। अब जो है वो रिएक्ट के आने से वो नहीं होता, ठीक है, पूरा डॉम ट्री नहीं होता। अब वो कितना होता है, क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। सेकंड फ़ायदा ये हुआ कि कोई लाइव ऐप अपडेट हो रही होती है, लाइक आपकी जो है वो लाइव सर्वर पे चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। रिएक्ट आपको एक छोटा सा सर्वर बना के देता है, ठीक है, जिस पर आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है और उस पर लाइव चेंजेस हो रहे होते हैं जैसे जैसे आप कोड कर रहे होते हो। सर्वर साइड रेंडरिंग जो है वो अच्छे से हो जाती है, आपके जो भी सर्वर का डाटा है, बैकएंड डाटा है, उसकी अच्छी सपोर्ट होती है। आप जो है वो लाइक एपीआई कॉल्स कर रहे हो या डेटाबेसेस कॉल कर रहे हो, काफ़ी अच्छे से आप इजीली कर लेते हो। नेटिव डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना हमारे इस बूट कैम्प का पार्ट है, रिएक्ट नेटिव ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। इस रिएक्ट के सब रिएक्ट क्या सपोर्ट करता है, रिएक्ट नेटिव को सपोर्ट करता है, जो कि रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसके थ्रू आप मोबाइल ऐप बना रहे होते हो, सही है। तो मोबाइल ऐप जो है आप रिएक्ट के थ्रू बना लेते हो, ठीक है, या रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव, उसके थ्रू बना लेते हो। यानी कि आपकी जो चीज़ है वो वेबसाइट पर भी चलेगी, आपकी वही कोड आपका विद सम लिटिल चेंजेस आपके मोबाइल पर भी चलेगा, और मोबाइल चाहे आपका आईओएस हो या एंड्रॉयड हो, ठीक है, दोनों पे चलेगा। और इवन अब हुआवे ओएस जो है हमारा,
उस पर भी चलेगा, ठीक है। यानी कि हाइब्रिड और क्रॉस प्लेटफॉर्म्स पर जो है ना वो सपोर्ट कर रहा होता है हमारा रिएक्ट का, जो रिएक्ट लाइब्रेरी जो है वो, ठीक हो गया। कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है, हम आगे देखेंगे जब हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे होंगे कि किस तरह हमारा कोड रीयूजेबल हो जाता है, क्योंकि HTML हमें क्या करना पड़ता था, बार बार कोड को जैसे मुझे एक टेबल बनाना है तो टेबल में 10 रॉज हैं, तो मुझे 10 की 10 रॉज को पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तब मुझे 10 रॉज नजर आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। यहाँ पे हमने रीयूजेबिलिटी कर दी कि मुझे 10 बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। खैर ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ऐप डेवलपमेंट हमारी फास्ट हो गई, डिफरेंट जो है वो कोड स्निपेट्स रिएक्ट के अवेलेबल होते हैं, उनके थ्रू आप उन्हें बस इंटीग्रेट करो और आपकी ऐप बनती जा रही होती है, ठीक है। और बहुत ये इजी टू लर्न और इम्प्लीमेंटेशन इसकी बड़ी आसान है, ठीक है, बड़ा आसान है, आज हमें पता चल जाएगा कि कितना आसान है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजी और क्विक टेस्टिंग। टेस्टिंग एक बहुत बड़ा जो है ना वो सवाल है, ठीक है। वो इस सेंस में कि किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में ना टेस्टिंग की बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इंशाल्लाह हम टेस्टिंग किस तरह के अंदर उसकी भी एक जो है वो इंशाल्लाह इन द कमिंग टाइम करवाएंगे, बूट कैम्प वगैरह करवाएंगे, फिजिकली करवाएंगे, क्योंकि जो भी बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना वहाँ विदाउट एनी यूनिट टेस्ट, ठीक है, टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं बट यूनिट टेस्ट क्या होता है, चला रहे हो तो अपने लिखे हुए कोड पर, अपने छोटे छोटे कोड स्निपेट्स पर, ठीक है, जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं कि आपका जो कोड लिखा है आपने वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो रिएक्ट ने बड़ी आसान कर दी कि आप जो है ना इसमें टेस्टिंग बड़े अच्छे से बड़ी आसानी से कर सकते हो, कंपोनेंट लेवल पर टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो रिएक्ट लाने से हमारे जो है ना वो ये फ़ायदे हुए हमें, ठीक है। और रिएक्ट क्यों ज़रूरी था हमने डिस्कस कर लिया कि डॉम ट्री हमारा जो है वो बड़ा टाइम लेता था अपडेट होने में, छोटी छोटी अपडेट में टाइम टेकिंग था, पूरा अपडेट होता था, इस वजह से हमने इसको लेकर आए कि अब वो ऐसा ना हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रिएक्ट काम कैसे करता है, सही है। रिएक्ट जो है जैसा मैंने बताया कि मेरे जो इस इमेज के अंदर, या ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसके जो लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है वो आपको एक रियल डॉम ट्री नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही होता है, आपका एक नज़र पे देखते हैं आप तो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब आप जाकर देखेंगे किसी भी वेबसाइट के अंदर, जैसे कि मैं आपको चलें कोई रैंडम वेबसाइट खोल लेता हूँ और ज़रा मैं इसको क्विट कर दूँ वरना नोटिफिकेशन आती रहेंगी। अच्छा मैं ज़रा आ जाता हूँ इसके अंदर और ज़रा एलिमेंट्स में देख लेता हूँ, तो ये मेरा जो है डॉम का पूरा नज़र आ रहा है कि यार मेरा डॉम किस तरह से जो है ना वो उसके HTML क्या चीज़ है वो नज़र आ रही है, पूरा मुझे अपना जो है ना वो पूरा ट्री नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेसिकली वही है, इन द ट्री फॉर्मेट हमें एक डायग्राम में बड़े अच्छे से नज़र आ रहा है। तो एच डॉक्यूमेंट के अंदर जो कि ब्राउज़र के अंदर होता है आपका, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हमारा वो HTML पार्ट जाता है, ठीक है। और HTML के अंदर हमें पता है कि HTML का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कि उसका एक हेड होता है, उसकी एक बॉडी होती है और नीचे जो है उसका फुटर वगैरह होता है बॉडी के अंदर ही, ठीक है। तो हेड आ गया भाई, बॉडी आ गई, सही हो गया। हेड के अंदर कुछ हमारे टाइटल्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, मैं HTML नहीं पढ़ाऊंगा इधर बट मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, सही है। और डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फ्रंट एंड का बूट कैंप करने आए हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों को आइडिया होगा कि HTML क्या कर रही है, ठीक है। बट मैं बता दे रहा हूँ कि हेड टैग के अंदर आप टाइटल्स वगैरह लिख रहे होते हो, मेटा टैग्स लिख रहे होते हो। मेटा टैग्स की होते हैं आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के लिए, आपके बड़े फायदेमंद होते हैं, ठीक है। के अंदर आप जो है वो कुछ भी कर रहे होते हो, लाइक आप हेडिंग्स बना रहे होते हो, पैराग्राफ्स बना रहे होते हो, या टेबल्स बना रहे होते हो, टेबल्स की कोई रॉ होती है, रॉ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप कुछ ना कुछ डाटा डाल देते हो, यू आर, जैसे इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है एनालिटिक्स नर्ड और यू आर ऑल राइट, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो ये एक मेरा रियल डॉम ट्री है। अब रिएक्ट क्या करता है वो मुझे राइट साइड पर नजर आ रहा है कि रिएक्ट काम कैसे करता है, ठीक है। मैंने कोशिश की कि यार मैं डिस्क्रिप्शन लिखने कम लिखने के बजाय इमेजेस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल चीज़ है ना, और काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे स्टार्ट ही ये किया जाएगा कि यार रिएक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ गई और रिएक्ट काम कैसे करता है,
ठीक है, ये शुरू के ये 2 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, सही है। आप किसी अच्छे ढंग के सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, वरना तो क्वेश्चंस जो है वो कभी कभी आपको ऐसा भी मिल जाता है, वो डायरेक्ट आपसे जो है वो सवाल पूछ लेता है बड़ा कॉम्प्लेक्स, और आप परेशान हो जाते हैं और आपका मोरल डाउन हो जाता है और आप इंटरव्यू में कोलैप्स कर जाते हैं। खैर, ये मेरा है डॉम ट्री। राइट साइड इमेज के राइट पार्ट में मुझे डॉम ट्री नजर आ रहा है, और ये मेरा वर्चुअल डॉम है। रिएक्ट करता है वर्चुअल डॉम के ऊपर। कोई पूछे भाई रिएक्ट किस पे काम करता है? वर्चुअल डॉम पे काम करता है। वर्चुअल डॉम क्या बेसिकली क्या हो रहा होता है, रिएक्ट जो है ना वो अपना एक अलग डॉम बना लेता है, एक अलग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक ट्री बना लेता है डॉम का, ठीक है। उसे कहते हैं वर्चुअल डॉम ट्री। अब वो क्या कर रहा होता है, वो लिसन कर रहा होता है हमारे कोड के साथ। वो देखता है जैसे ही मेरे कोड के किसी एक कंपोनेंट में चेंज हुआ है, तो वो सिर्फ उस कंपोनेंट के चेंज को डॉम, रियल डॉम के अंदर अपडेट। बेसिकली क्या हुआ, मैंने राइट साइड की इमेज के लेफ्ट साइड पे यानी वर्चुअल डॉम वाली इमेज के अंदर मैंने देखा कि यार मेरे इस कंपोनेंट पे और इस कंपोनेंट पे जो कि येलो है, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आया है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। कुछ भी चेंज हो सकता है, लाइक जैसे मैंने बताया कोई बटन क्लिक हुआ है, ठीक है, तो काउंटर अपडेट हुआ है, ठीक है, ये एक चेंज है, राइट। तो जैसे ही चेंज आया तो उसने क्या किया, सिर्फ इस और इस पार्ट को चेंज देखा कि यार इससे कुछ और पार्ट्स निकल रहे हैं। अगर निकल रहे हैं जो कि चाइल्ड है, जो जिनका जिसका मतलब इन्फ्लुएंशियल है अगर ये कंपोनेंट किसी और कंपोनेंट्स पर, तो उन सबों को इसने जो है ना वो अपडेट कर दिया, ठीक है। अब फायदा क्या हुआ इससे? पहले क्या हो रहा था कि हमारी जो रियल डॉम वाली चीज थी जो एचटीएमएल के अंदर हो रही थी, वो ये हो रही थी कि कुछ भी चेंज होता था तो हमें पूरा का पूरा पूरा ट्री जो है ना, ये पूरा डॉम ट्री हमारा री रेंडर करना पड़ता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेंज मेरे इस कंपोनेंट में हुआ है, लेकिन रेंडर में पूरा ट्री कर रहा हूँ। तो ये मतलब आप सोचोगे ना कि यार हाँ बात तो सही कह रहे हैं यार, ये हम मतलब ये तो भंड है, इसको तो सॉर्ट करना चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस तो बड़ी डाउन हो जाएगी इससे। तो इसको इस तरह सॉर्ट किया गया कि एक वर्चुअल डॉम बना दिया गया जो लिसन कर रहा होता है हर वक्त, और जैसे ही वो चेक करता है कि कोई चेंज है, वो सिर्फ उस स्पेसिफिक पार्ट को, उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को अपडेट कर देता है। और उससे अगर कोई ट्री निकल रही है, फर्दर कोई ब्रांचेस निकल रही हैं, तो फर्दर को उसके अगर कंपोनेंट के चाइल्ड है तो उन्हें अपडेट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो रिएक्ट काम करता है। किस तरह काम करता है भाई? रिएक्ट वर्चुअल डॉम पर काम करता है। इसलिए मुझे भाई हाँ भाई बताओ रिएक्ट किस तरह काम करता है? मैंने बोला रिएक्ट वर्चुअल डॉम पर काम कर रहा होता है, और इस तरह के वर्चुअल डॉम जो है ना वो लिसन कर रहा होता है हमारे कोड के साथ, और वो रियल डॉम को अपडेट कर देता है, ठीक है। मेरा पूरा डॉम ट्री रेंडर होने के बजाय ब्राउजर में दोबारा से सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट रेंडर हो जाता है और मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए रिएक्ट को लाया गया और इस तरह रिएक्ट काम करता है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ठीक है। क्योंकि अब जो है हम थोड़ा कोड लेवल पर जाने वाले हैं। ये हमने सारी थ्योरेटिकल बात कर ली, ठीक है। आई होप सो कि नहीं होगी कंफ्यूजन, क्योंकि कोई हमने ऊपर से हम नहीं आए, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं और बिल्कुल उर्दू में कर रहे हैं, अपनी ज़बान में कर रहे हैं, अपने स्टाइल से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं HTML वर्सेस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल नोटेशन पर, या जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन पर, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का सवाल पड़ता है कि यार रिएक्ट के अंदर जो है ना वो JSX यूज़ होती है, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि रिएक्ट के अंदर JSX यूज़ होती है। बना लें कि रिएक्ट के अंदर JSX यूज़ होती है, ठीक है। तो भाई जब हम रिएक्ट के अंदर JSX लिख रहे होते हैं तो भाई ये तो पूरा HTML की तरह है, तो फ़र्क क्या हुआ भाई इसके अंदर? ठीक है, तो फ़र्क ये हुआ, तो क्या फ़र्क हुआ वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। JSX की फुल फॉर्म हमने देख ली, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन है या जावास्क्रिप्ट XML है, ठीक है। बिफोर JSX वी हैड टू अपडेट HTML फ्रॉम जावास्क्रिप्ट यूजिंग DOM मेथड। हमें HTML को री रेंडर कराने के लिए या HTML के अंदर चेंजेस कराने के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। और हम जावास्क्रिप्ट किस तरह यूज़ कर रहे होते थे? हम पढ़ चुके हैं सेशन 1 के अंदर कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML को अपडेट करने के लिए हम कर रहे होते थे डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय आईडी या डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट चाइल्ड, या ये सारे जो मेथोडोलॉजीज हैं डॉक्यूमेंट की, वो हम यूज़ कर रहे होते थे ताकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमारी HTML जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। JSX ने क्या किया? JSX ने किया कि आप HTML की तरह कोड करो, का कोड, ठीक है।
मतलब कि JSX allows developers to write HTML like code directly in their JavaScript code। आप जो है वो HTML की तरह लिख रहे हो, ठीक है आप, क्योंकि हुआ ये था कि काफ़ी अर्से से वेब डेवलपमेंट चलती हुई आ रही है, अब अचानक से एक नई चीज़ ले आना, तो लोग जो है वो बड़े रिलेक्टेंट होते हैं ना चेंजेस को जल्दी एब्जॉर्ब करने में। इवन हम ही हैं, अगर कोई नई चीज़ आ जाती है तो हम बड़े रिलेक्टेंट होते हैं कि यार हम क्यों उस तरफ जाएं, ये चीज़ चल रही है तो चल रही है। जैसे कि दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर आया तो काफ़ी जो है वो लोग अब तेज़ी से उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको उसका नज़र आ रहा है कि यार फ़ायदे क्या है। लेकिन उससे पहले लोगों को नहीं पता था, खासतौर पे पाकिस्तान में, तो लोग बड़े रिलेक्टेंट थे कि नहीं भाई आईटी वाईटी बेकार है, सारे मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे होते थे, सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे होते थे। तो चेंजेस को एब्जॉर्ब करने में या अडॉप्ट करने में हम बड़े रिलेक्टेंट हैं। तो सिमिलरली जो रिएक्ट के डेवलपर्स थे उन्होंने भी ये बोला कि अगर हम कोई नई चीज़ लेकर आ गए, ठीक है, तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि लोग उसे फिर यूज़ ही नहीं करेंगे और हमारी जो चीज़ है वो तो फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, HTML लाइक कोड बना दिया, ठीक है, जिसे उन्होंने JSX का नाम दिया, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या क्या हुआ, JSX अलाउज डेवलपर्स टू इजीली इंटीग्रेट डायनामिक डाटा। अब आप क्या कर सकते हो अपने कोड के अंदर, आपने देखा कि कोई ऐसा वेरिएबल है जो चेंज होता रहता है बाय द टाइम, या आपने ऐसी कोई फंक्शनैलिटी यूज़ कर ली है जो चेंज हो रही है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर, या किसी इवेंट के परफॉर्म होने पर, किसी फंक्शन के परफॉर्म होने पर, तो वो आप डायरेक्ट उस वेरिएबल को अपने HTML लाइक कोड के अंदर लिख सकते हो। HTML के अंदर तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे, HTML के अंदर आप कोई वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन JSX ने हमें ये फ़ायदा दे दिया कि अब हम अपने वेरिएबल्स को HTML कोड के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और किस तरह लिख सकते हैं, बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस विद इन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो है अपनी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, आप उसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। मैं अभी कोड नहीं दिखा रहा, कोड मैं आखिर में दिखाऊंगा, और सारी बातें जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वो सारी बातें कोड में करेंगे। हमें समझ आ गया HTML और JSX में क्या डिफरेंस है। HTML में हम कोई भी डायनामिक डाटा यूज़ नहीं कर सकते, JSX के अंदर हम कर सकते हैं। और HTML और JSX इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्यों है, मतलब लोग पूछ लेते हैं यार JSX में और HTML में फ़र्क क्या है, मैं वैसे ही तो डिवीजन बना रहा हूँ, वैसे ही तो मैं पैराग्राफ बना रहा हूँ, वैसे ही तो मैं टेबल बना रहा हूँ, तो ये फ़र्क क्या हुआ, ये तो वही हुआ, तो ये तो एक चीज़ के दो नाम हो गए, ठीक है। तो JSX और HTML में फ़र्क ये है कि JSX जो है वो जावास्क्रिप्ट कोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या आप जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर HTML की तरीके से जो है वो अपना जो पार्ट आपको रेंडर कराना है वो पार्ट लिख रहे होते हो, ठीक है। और ये डायनामिक डाटा को सपोर्ट, ये इसके दो मेन बेनिफिट्स हैं JSX के। ठीक हो गया, JSX क्लियर है भाई। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है, कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट जो है ना, सारा खेल रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स का है, ठीक है। मैंने बोला था इस खेल के हमें खिलाड़ी बनना है, ठीक है। तो खिलाड़ी किस तरीके से बन सकते हैं, कंपोनेंट्स पे ग्रिप आपने कर ली हासिल, आप जो है वो अब आप कोई भी कंपोनेंट बना सकते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी का कंपोनेंट बना सकते हो, जैसा चाहे बना सकते हो, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से बना सकते हो। जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझसे वॉरेन पूछा गया था कि कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, रिएक्ट के अंदर कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं। तो भाई दो बेसिक टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है क्लास कंपोनेंट, एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है भाई, बात ही खत्म हो गई। अच्छा, थोड़ा मैं क्योंकि एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरे पास है तो शेयर करता चलूँ। कभी भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, तो कभी भी आप जो है, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप सिर्फ उतने ही जवाब दें जितना वो पूछ रहा है। अगर आपने ज़्यादा दिया ना, आप अपने ही जवाब में फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि यार लंबी नहीं करनी है इंटरव्यू में, ठीक है, पढ़ाते हुए तो कर सकते हैं आप, ठीक है। खैर, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट को देख लेते हैं ज़रा। फंक्शनल कंपोनेंट्स आर डिफाइंड एज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस दैट रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट्स, ठीक है जी। हमने बोला फंक्शन से हम बड़ा जो है ना वो बड़ा हम यूज टू थे कि फंक्शन बनता है जावास्क्रिप्ट, हम क्योंकि पढ़ के आ चुके हैं तो हमें पता है यार हर चीज़ के लिए हम फंक्शन बना रहे होते हैं मोस्टली, और जो है अपना काम कर रहे होते हैं, कुछ भी करा। मैं एक बेसिक कैलकुलेटर बना रहा हूँ तो मैंने फंक्शन बनाया, ऐड का फंक्शन बनाया, डिवीजन का बनाया, सब्ट्रैक्शन का बनाया, मल्टीप्लिकेशन का बनाया, और जो है वो उसको अपने HTML ट्री के साथ कनेक्ट कर दिया, और वो भाई मेरा कैलकुलेटर बन गया। बड़ी खुशी हुई, गया कैलकुलेटर बना लिया, अब मैं इसी को यूज़ करूँगा हर जगह। तो फंक्शंस जो है वो
हमें बड़े अच्छे लगते हैं फंक्शन बनाना। रिलक्टेंट है कि हम क्लास बनाएं, सही है। ऐसा ही है, हम कभी भी जो है वो क्लासेस की तरफ नहीं जाते। जब भी हमारे माइंड में आता है तो हम बोलते हैं यार से काम चलाओ, क्लास व्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एक वीक पॉइंट है वो ये कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वीक है। और पता नहीं यहाँ जो लोग बैठे हैं अभी सेशन ले रहे हैं वो उन्हें ऊप का कॉन्सेप्ट उनके हैं कि नहीं है। तो इसलिए कि इसका सबको पता होता है जो जिन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ी होती है, ठीक है। तो दो तरीके कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट है। फंक्शनल कंपोनेंट क्या कर रहा होता है, वो एक रिएक्ट का एलिमेंट, समझो कि एक डिव टैग रिटर्न कर रहा होता है, एक डिव, सही है। मतलब कि जो चीज़ मुझे अपने ब्राउज़र पर वो रिटर्न कर रहा होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। और क्लास कंपोनेंट्स आर डिफाइंड यूजिंग ES6 क्लासेस, ठीक है। हमने ES6 पढ़ चुके हैं हम जावास्क्रिप्ट की ES6 नोटेशंस, ठीक है। ECMAScript 6 जावास्क्रिप्ट का बेसिकली एक वर्जन कहेंगे इसे। और इसके अंदर क्लासेस किस तरह बनती हैं, रिएक्ट के अंदर बनती हैं, ठीक है। हर क्लास एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिमिलरली हर फंक्शन एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अब मैंने ये बात बोल दी भाई हर फंक्शन एक कंपोनेंट को रिटर्न कर रहा होता है, तो एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो क्या कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट हो सकता है? तो भाई नहीं हो सकता, ठीक है। मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, कंपोनेंट के अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस क्या होगा भाई, ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट खुद क्या है, वो एक फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट नहीं हो सकता। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट में, फंक्शनल कंपोनेंट में और फंक्शन में डिफरेंस क्या होगा। सिर्फ आपके नाम का डिफरेंस होगा। फंक्शनल कंपोनेंट आपका कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ फंक्शन नहीं, जितने भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट का नाम हमेशा लेटर से होगा, ठीक है। नहीं बना रहे हो आप तो वो कंपोनेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब उसकी कन्वर्जन होगी आपके उसके अंदर, और तो वो बोलेगा कि भाई ये तो मैं इसको एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहा हूँ, एज अ कंपोनेंट ट्रीट नहीं कर रहा। और आपके ऊपर यार ये आपने क्या हरकत कर दी, आपने फंक्शन वाला कंपोनेंट वाला काम आप फंक्शन से क्यों, आपने नाम छोटा लिख दिया है, ठीक है। फंक्शन हेलो जो है वो स्मॉल एच से लिख दिया है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इससे परेशान होने की जरूरत, जिन लोगों को पता है वो देख के खुश हो जाए कि यार बड़ी बेसिक सी बात लिखी हुई है, जिनको नहीं पता वो परेशान ना हो। थोड़ा सा क्लास कंपोनेंट को देख लेते हैं कि क्लास जावा इसी तरह बना रहे होते हैं, बट वहाँ पे जब हम क्लास बना रहे होते हैं तो अगर हमने वो एग्जाम्पल कोई चाइल्ड क्लास बनानी है तो हम उसे किसी पेरेंट से जो है वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर पेरेंट क्या है, यहाँ पे मेरा एक रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट पेरेंट है, ये एक क्लास है रिएक्ट की बाय डिफॉल्ट क्लास, जो रिएक्ट की लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है, बिल्ट इन क्लास, ठीक है। उसका एक हम चाइल्ड निकाल रहे हैं हेलो, ठीक है। और उसके अंदर हम कुछ ना कुछ रेंडर करा रहे हैं जो हमें दिखाना है, यूजर को कुछ भी दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पे हमने सिंपल वैसे ही किया, हेलो का फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, और जो है वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। खत्म हो गई बात। अब मुझे आप लोग खुद देख रहे होंगे कि यार आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा ज़्यादा यूज टू है आप, किससे ज़्यादा फेमिलियर हैं आप, ठीक है। तो हर इंसान मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट से ज़्यादा फेमिलियर होता है, ठीक है। और जब प्रोग्रेस हो रही है ना वो फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ हो रही है, ठीक है। इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही रिएक्ट की, इवन रिएक्ट की जो अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो उन्होंने अपडेट कर दी है और नई डॉक्यूमेंटेशन रिलीज की है, और वो पूरी जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट पर उन्होंने जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, और वो खुद बोल रहे हैं कि भाई आप फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करो रादर देन यूजिंग क्लास कंपोनेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी ये नीड ऑब्जर्व की कि यार लोग जो है वो रिलेक्टेंट है, लोगों को बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है क्लास कंपोनेंट, ठीक है। और क्यों कॉम्प्लेक्स लग रहा था उसके आगे मजीद रीजंस हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसलिए उन्होंने बोला कि यार फंक्शनल कंपोनेंट को जो है ना वो कर दो, अवामी बना दिया जाए बिल्कुल ना, मतलब हर बंदा यूज कर सके, क्योंकि हर बंदे को फंक्शन बनाने आते हैं। खैर आगे चलते हैं। लाइफ साइकिल मेथड्स, क्लास कंपोनेंट के अंदर हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है।
और फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स यूज हो रहे होते हैं, लेकिन किस नाम से यूज हो रहे होते हैं? हुक्स के नाम से यूज हो रहे होते हैं। हमारे इंडेक्स का ये पार्ट था कि लाइफ साइकिल मेथड्स वर्सेस हुक्स। तो हम जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे, कि लाइफ साइकिल मेथड में और हुक्स में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज लाइफ साइकिल, जो है ना वो क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है, और व्हाट आर लाइफ साइकिल मेथड्स। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का एक पूरा लाइफ स्पैन, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस से लेकर उसकी एंड तक, ठीक है, वो उसका कहलाता है लाइफ साइकिल। ठीक है, अब उस लाइफ साइकिल के अंदर आप डिफरेंट चीजें कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपोनेंट को अपडेट कर रहा हूँ, मैं कंपोनेंट में कोई ना कोई मैनिपुलेशंस कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? लाइफ साइकिल मेथड प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अभी देख लेंगे। ठीक है, क्लास कंपोनेंट्स के अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्लास कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम, लाइफ साइकिल मेथड्स होते क्या क्या है। बेसिकली लाइफ साइकिल मेथड्स, ये मैंने जो है वो रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से स्नैपशॉट लिया है। ठीक है, और जितना मैं इसे इसमें ये शो लेस कॉमन लाइफ साइकिल्स का चेक जो था वो मैंने लगाया ताकि हम डिटेल में देख सकें। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि यार अम्मार भाई आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं लाइफ साइकिल मेथड्स ना? हमने तो क्लास, आपने बोला क्लास कंपोनेंट यूज ही नहीं होती। इवन रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कह रही है कि भाई फंक्शनल कंपोनेंट यूज करो, लाइफ साइकिल मेथड, सॉरी क्लास जो है वो क्यों यूज करोगे आप जब आपने देख लिया कि रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कह रही है कि फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करें, तो आप ये लाइफ साइकिल मेथड्स क्यों बढ़ा रहे हैं? तो भाई ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, ये मेरे साथ खुद हुआ है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, बोलते हैं भाई लाइफ साइकिल मेथड्स बताएं क्या करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पर अभी भी क्लास कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ क्लास कंपोनेंट यूज हो ही नहीं रहे। बहुत सारी जगह पर कुछ लोगों ने जो पहले कोड लिखा था, जो कुछ लेगेसी सिस्टम्स बने हुए हैं रिएक्ट के ऊपर, वो बने हुए ही क्लास कंपोनेंट पर हैं। फंक्शनल कंपोनेंट तो आए रिएक्ट के वर्जन 16 के बाद से, उससे पहले क्लास ही कंपोनेंट हुआ करते थे। तो इसलिए आपको ये आने चाहिए। ठीक है, अब क्लास कंपोनेंट के अंदर जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं उनको हम 3 वेज में कैटेगराइज करते हैं। एक तो माउंट कंपोनेंट का, एक अपडेटिंग फेज होता है, और एक अनमाउंटिंग फेज होता है। अच्छा, ये जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, सेम चीज हमारे हुक्स में हो रही होती है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, मतलब ये तो मैंने एक जनरल बात की ना कि माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। माउंटिंग मतलब कि कंपोनेंट की जो है वो, कंपोनेंट पैदा हुआ है, ठीक है, कंपोनेंट जो है वो बना है अभी, सही है। अपडेटिंग, कंपोनेंट में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। और अनमाउंटिंग, कंपोनेंट जो है वो खत्म हो गया, कंपोनेंट को अब यूज नहीं किया जा रहा, कंपोनेंट अभी कहीं रेंडर नहीं हो रहा, कंपोनेंट को किल कर दिया गया। ठीक है, ये 3 चीजें तो आपकी बेसिक सी बात है ना, मतलब ये तो आप क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट, ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है कि माउंटिंग, अपडेटिंग और जो है वो अनमाउंटिंग। सही हो गया। अच्छा, माउंटिंग के अंदर हमारे बेसिकली क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो रहा होता है, कंस्ट्रक्ट, क्योंकि क्लास है, अभी हमने बात की थी क्लास के अंदर, क्लास हो तो आपको जो है वो एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और उसको जो है वो कॉल करना पड़ेगा, तभी जो है वो आपका उस स्पेसिफिक क्लास का कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, और कंपोनेंट डिड माउंट, आप एक मेथड चलाते हो जिससे जो है वो आपका कंपोनेंट माउंट हो जाता है, और जो है वो फर्दर आप जो भी काम उसमें करवाना चाहते हो वो काम होते हैं। ठीक है, मैं बेसिक बेसिक सी बात करूंगा, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। गेट डेप्रिव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये एक मेथड है जो हमारे माउंटिंग और अपडेटिंग दोनों में चल रहा होता है। ठीक है, पहले ये सिर्फ माउंटिंग में चला करता था, फिर जब रिएक्ट के वर्जन अपडेट हुए तो इसमें भी थोड़े से चेंजेस हुए, और ये केस है अपडेटिंग फेज में भी लेकर आ गए। इसमें क्या हो रहा होता है कि आपके वो चेक कर रहा होता है कि कोई फ्रिक्वेंटली चेंजिंग पैरामीटर्स तो नहीं है जो आ रहे हों। ठीक है, तो उसे वो चेक कर रहा होता है। शुड कंपोनेंट अपडेट का एक मेथड है जो आपको उसके नाम से पता चल रहा है कि अगर कंपोनेंट अपडेट करने की नीड है तो अपडेट करके रेंडर करो, तो एक्स लिखा हुआ है मतलब कि काट दो कि कुछ नहीं करो। ठीक है, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, एक स्नैपशॉट ले लो एक अपडेट का। ठीक है, और डाउन ट्री को अपडेट करते रहो, और कंपोनेंट डेट अपडेट, कंपोनेंट अपडेट हो गया। ठीक है, अपडेटिंग फेज में एट द एंड आपका ये मेथड चलता है। और अनमाउंटिंग फेज में क्या चलता है भाई? कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, क्या आपने कंपोनेंट यूज कर लिया, अब आप कंपोनेंट चाह रहे हो कि कंपोनेंट अब खत्म हो जाए, कंपोनेंट जो है वो आपका टेम्पोररी कंपोनेंट था, तो आपने इसे फौरन हाथ के हाथ अनमाउंट कर दिया ताकि जो है वो आपका जो डॉम ट्री है उसके अंदर से अपनी जगह हटा ले, स्पेस हटा ले, वरना वो तो स्पेस
ऑक्यूपाई करके रहेगा ना, तो आपके डॉम ट्री का साइज बढ़ जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस लो डाउन हो जाएगी। इसलिए जो है वो आप अनमाउंटिंग का मेथड चलाते हो। बहुत सारे लोग नहीं चलाते, ठीक है, लेकिन चला दिया जाए तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, नहीं चलाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। खैर आगे आते हैं, हुक्स की बात करते हैं। हमारा मेन फोकस हुक्स है, ठीक है, और हुक्स पे ही हमने कोशिश की है कि जो दो बेसिक हमारे हुक्स हैं, वैसे तो हुक्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप दो बेसिक हुक्स पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो है वो बड़ी आसानी हो जाती है। पहला हुक जो है वो अभी हम देख लेते हैं। हुक्स होते क्या है बेसिकली, पहले ये देख लेते हैं। हुक्स आर फंक्शंस दैट लेट यू हुक इनटू रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट या फंक्शन कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब कि आप जो है वो रिएक्ट के कंपोनेंट की स्टेट को, ठीक है, चेंज कर सकते हो, उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हो, किन के थ्रू, हुक्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन कौन से कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स के। फंक्शनल कंपोनेंट्स की स्टेट को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, किन के थ्रू, हुक्स के थ्रू, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट नहीं लिखता तो बहुत बड़ा भंड हो जाता मुझसे, ठीक है। मुझसे रोजे क़यामत सवाल पूछ लिया जाता कि भाई ये तुमने गलत पढ़ा दिया है, अब इसका जवाब दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हुक्स सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में यूज होते हैं। कोई पूछ ले भाई क्लास कंपोनेंट में हुक्स इंप्लीमेंट करके दो, उसको बोलना भाई जाओ अपना काम करो, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। हुक्स डोंट वर्क इनसाइड क्लासेस, मैंने साफ साफ यहाँ लिख दिया कि कोई काम वाम नहीं करते क्लासेस के अंदर। दे लेट यू यूज रिएक्ट विदाउट क्लासेस। और इसी, ये जो एक बड़ा जो है ना हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू था कि इसके इसी की वजह से हम जो है वो क्लासेस बनाने से बच गए। हम फंक्शंस की तरफ अपने आप क्लासेस की तरफ से बच गए, ठीक है जी। तो अगर हुक्स ना होते तो हम फंक्शनल कंपोनेंट्स को के ऊपर हम जो है वो नहीं आ पाते, और हम क्लासेस बना रहे होते और लाइफ साइकिल मेथड्स को डील कर रहे होते। हर छोटी छोटी चेंज के लिए हम लाइफ साइकिल मेथड्स कॉल कर रहे होते, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो है वो बड़ा हमारे लिए अजाब हो जाता अगर हम एक बिगिनर होते। ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस्ड बंदा होता जिसने लाइफ साइकिल मेथड्स और क्लास कंपोनेंट्स को काफ़ी उस पर टाइम गुजारा है, तो उसके लिए तो मसले की बात नहीं है। लेकिन हम चूंकि बिगनर हैं तो हमें, हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई हुक्स की वजह से, क्योंकि इसने फंक्शनल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवा दिए। अच्छा जी, सबसे पहला और बेसिक हुक जो है जो हम पढ़ रहे होते हैं वो यूज स्टेट हुक है, ठीक है। इस हुक का नाम यूज स्टेट है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि कुछ ना कुछ मेथड का नाम था कंपोनेंट इट माउंट, कंपोनेंट इट अपडेट, कंपोनेंट विद अनमाउंट, ठीक है। उसी तरह ये यूज स्टेट भी इसी तरह एक मेथड का नाम है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द रिएक्ट यूज स्टेट हुक अलाउज अस टू ट्रैक स्टेट इन अ फंक्शन कंपोनेंट। एक फंक्शन कंपोनेंट के अंदर या फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम अपनी स्टेट को ट्रैक रख सकते हैं यूज स्टेट के थ्रू, ठीक है जी। यार सवाल ये उठता है कि स्टेट क्या है, मतलब आप लोग लाइक आप लोगों को पूछना चाहिए क्वेश्चन। कितने लोग हैं वैसे अभी? 21 लोग हैं, ठीक है, तो अच्छे खासे लोग बैठे हुए हैं। पूछे यार ये स्टेट स्टेट मैं बोल रहा हूँ बार बार, स्टेट मैनेज करने के लिए जो है हुक्स यूज करते हैं, स्टेट को मैनिपुलेट करने के लिए, या क्लास कंपोनेंट्स के अंदर स्टेट को मैनिपुलेट करने के लिए लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज करते हैं। भाई स्टेट आपका जो है ना, किसी भी कंपोनेंट के बारे में कोई भी डिटेल होती है ना, वो एक ऑब्जेक्ट में पैक होकर रखा हुआ होता है। स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कंपोनेंट का सारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। उस कंपोनेंट के उस कंपोनेंट की जितने भी हमारे जो ब्राउज़र हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, आपने देखा होगा एक प्रोटोटाइप प्रोवाइड हो रहा होता है ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, किसी भी जो है वो मेथड्स का, ठीक है। तो वो जो प्रोटोटाइप होता है, खैर अभी मैं नहीं दिखा रहा, अब टाइम इतना कम है हमारे पास, हमें टू डू ऐप को भी देखना है, खैर। तो वो जो है ना बेसिकली स्टेट भी एक, इट्स लाइक अ प्रोटोटाइप जिसके अंदर आपके कंपोनेंट की सारी बेसिक चीज़ें पड़ी होती हैं। जब वो कंपोनेंट माउंट होता है, कंपोनेंट बनता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया, स्टेट जनरली रेफर्स टू डाटा और प्रॉपर्टीज दैट नीड टू बी ट्रैकिंग इन एन एप्लीकेशन। ये वो डाटा है या वो प्रॉपर्टीज है कंपोनेंट की जिसको आप ट्रैक करके रख रहे होते हो, उसमें कुछ ना कुछ कर रहे होते हो एप्लीकेशन के अंदर पूरी। नीचे चलते हैं। अच्छा स्टेट्स, एक तो लोकल स्टेट होती है कंपोनेंट की, एक ग्लोबल स्टेट होती है। ग्लोबल स्टेट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, आज हम कंपोनेंट की लोकल स्टेट को देख रहे हैं, ठीक है जी। एक हुक होता है यूज इफेक्ट हुक। यूज इफेक्ट हुक क्या कर रहा होता है, आपका जब कंपोनेंट पहली बार रेंडर हो जाता है ना, तो उसके बाद जो आपको डाटा चाहिए होता है वो आपको ये ला के देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स चल रही होती है कि आपको जो है वो कोई ना कोई एपीआई से डाटा मंगवाना है। तो आप सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मेरा जो है वो, मेरा बेसिक जो डॉम है, जो ट्री है, जो वर्चुअल डॉम है,
वो मेरा रेंडर हो, राइट। मैं तो ये चाहूंगा ना कि पहले मेरा वो रेंडर हो। तो वो रेंडर हो गया, देन उसके बाद जो है आप उससे कुछ ना कुछ डाटा मांगते हो कि यार मुझे अब मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई एपीआई से या कोई डेटाबेस से या कहीं ना कहीं से मुझे डाटा आ जाए, तो वो फिर मैं अपने जो मेरा पेज रेंडर हो चुका हुआ है उसके अंदर दिखा दूँ। तो वो दिखाने के लिए या वो ऐसे काम करने के लिए जो आप कंपोनेंट के फर्स्ट रेंडर के बाद चाहते हो कि आपको मिले अपने कंपोनेंट के अंदर, वो आप यूज इफेक्ट के थ्रू कर रहे हो। तो एक बार तेजी से पढ़ लेते हैं। द यूज इफेक्ट हुक अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट्स। ठीक है, जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं आप वो जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। तो सम एग्जांपल्स ऑफ साइड इफेक्ट्स आर, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? डाटा फेच कर रहे हो आप, ठीक है। अब ये मैंने एक जनरल टर्म लिख दी, फैचिंग डाटा। ठीक है, चाहे वो आप एपीआई से डाटा फैच कर रहे हो, चाहे वो आप डेटाबेस से डाटा फैच कर रहे हो, कहीं से भी फैच कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्टली अपडेटिंग द डॉम। अगर आपको डॉम को अपडेट करना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है ना वो डायरेक्टली अपडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं डॉम को। ठीक है, तो भी हम वो यूज इफेक्ट के थ्रू कर रहे होते हैं, इवेंट्स वगैरह लगाकर, ठीक है, लिसनर्स लगाकर। तो जो लिसनर बना रहे होते हैं ना हम, जैसे लिसनर होता है ऑन क्लिक का लिसनर होता है, अगर आप लोगों ने HTML जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो ऑन क्लिक के लिसनर होता है, ऑन माउस अप का होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो लिसनर आप यूज इफेक्ट के अंदर बनाओगे। और कोई टाइमर वाइमर बना रहे हो, जैसे सेट इंटरवल आप चला रहे हो, ठीक है, सेट इंटरवल हो गया या सेट टाइम आउट हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप यूज इफेक्ट के अंदर कर रहे हो। तो यूज इफेक्ट जो है बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो दो चीज़ें ले रहा होता है। क्या चीज़ें ले रहा होता है भाई? एक तो वो फंक्शन ले रहा होता है, ठीक है। यूज इफेक्ट अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा होता है, कॉल बैक यानी एनोनिमस फंक्शन, ये हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं। और एक जो है वो हमारा डिपेंडेंसी अरे ले रहा होता है, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, सेकंड आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, आप दो ना दो, ना दो उसके उससे क्या होगा, और दो उससे क्या होगा, वो भी हम देख लेंगे। बट ये डिपेंडेंसी अरे ये खाली हो सकती है। ये इसके अंदर आप स्टेट और प्रॉप्स डाल सकते हो। ठीक है, स्टेट और प्रॉप्स हम बात करेंगे। स्टेट क्या? ये जो यूज स्टेट से बनाई कंपोनेंट की अपनी लोकल स्टेट, आपने यूज इफेक्ट के अंदर लोकल स्टेट दे दी, तो वो क्या करेगा, जब जब आपकी उस लोकल स्टेट में चेंजेस आएंगे तब तब वो यूज इफेक्ट को कॉल कर देगा। ठीक है, ये जो है वो डिपेंडेंसी अरे अरे बड़ी फायदे की चीज़ है। और बहुत इससे पूछा जा रहा होता है कि नहीं दी तो क्या होगा, खाली दे दी तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ मैंने कोई कोई पैरामीटर लिख दिया या कोई स्टेट लिख दी तो क्या होगा। ये ज़रूर पूछा जाता है अगर आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं। तो जब डिपेंडेंसी अरे खाली होती है ना, तो आपका जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है यूज इफेक्ट का पहला पैरामीटर, ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि आपने डिपेंडेंसी अरे दिया ही नहीं है, अभी कुछ है ही नहीं, यहाँ पे डिपेंडेंसी अरे हटा दिया आपने। ठीक है, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। अगर आपने डिपेंडेंसी अरे दी है लेकिन खाली दे दी है, तो सिर्फ आपका कंपोनेंट रेंडर हुआ, उसके बाद सिर्फ एक बार ये फंक्शन चलेगा, बस अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार चलेगा अगर आपने डिपेंडेंसी अरे खाली दे दी। उसके बाद आप कुछ भी कर लो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये यूज इफेक्ट का पार्ट, ये जो पूरा इसका ये जो ब्लॉक है, ये नहीं चलेगा अगर आपने खाली दिए। और अगर इस डिपेंडेंसी अरे के अंदर आपने कुछ लोकल स्टेट का नाम दे दिया है, ठीक है, तो वो जब जब अपडेट होगी वो लोकल स्टेट या वो लोकल प्रॉप, तब तब ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, हो गया भाई। अब जो है हमारा पार्ट आ जाता है, अच्छा और भी हुक्स हैं, यूज़ कॉल बैक है, यूज़ मेमो है। ठीक है, लेकिन ये थोड़े ऐसे हैं कि आप ना ये एडवांस रिएक्ट में पढ़ रहे होते हो। ठीक है, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखा जाएगा। अब हम जो है वो थोड़ा आ जाते हैं अपना, जो हमने टू डू लिस्ट जो है ना वो बनाई है। ठीक है, मैं यार आपको ये लिंक दे देता हूँ। ठीक है, मैं ये लिंक पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, मीट पे की चैट पर ही। आप लोग इसको खोल कर, अच्छा वो मुझे बोल रहा है कि यार छोटा होना चाहिए, चलो ये आपको लिंक मिल जाएगी इंशाल्लाह आफ्टर दी सेशन। तो यहीं पर ही पर देख लेते हैं, वरना मैं अपने VS कोड को खोल लेता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने खोला हुआ है। अच्छा जी, रिएक्ट की ऐप बनाते हो ना, तो अभी सबको काट देते हैं जो पहली बार देख रहे हैं रिएक्ट। सेटअप कैसे होता है रिएक्ट का वो मैं नहीं बता सकता 1 घंटे के अंदर। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है मैं ये बता देता हूँ। आपको नोड इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो आप कर चुके होगे क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट अपने पास चला चुके होगे। ठीक है, फिर आपने रिएक्ट इंस्टॉल करनी होगी npm के थ्रू। ठीक है, और फिर जो है आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप करके
जो है वो रिएक्ट ऐप बनाएंगे आप अपनी, जो भी आपका अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेब ऐप बना रहे हैं, तो वो आप उस नाम दे देंगे उसको, और जो है वो काम चल जाएगा आपका। ठीक हो गया। तो ये इस तरह हो गया। अब जैसे ही आपने किया ना क्रिएट रिएक्ट ऐप बाय फर्स्ट ऐप, ठीक है, तो आपका जो है वो बनना शुरू हो जाता है, और बन जाता है जब, तो कुछ इस तरीके की जो है ना आपको नज़र आने लग जाती है, आपका फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का नज़र आता है। ठीक है। अच्छा, सोर्स के अंदर अगर मैं देखूं तो आपके पास होता है ऐप डॉट जे एस ऐप, ठीक है, ऐप डॉट जे एस एक्स होता है, जे एस एक्स, ठीक है। जे एस भी हो कोई मसला नहीं है, उसके अंदर हम जे एस एक्स लिख सकते हैं रिएक्ट को इम्पोर्ट करके। बट अच्छी जो पॉलिसी है वो यही है कि आप यार जे एस एक्स, क्योंकि रिएक्ट यूज़ करो तो जे एस एक्स यूज़ करो। तो आपने जो है वो आपको एक ऐप डॉट जे एस का कंपोनेंट मिलता है, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट उनका कोई कोड लिखा होता है। ठीक है, वो कोड सब मैं हटा चुका हूँ। सही है। अच्छा जी। अ, बस ये होता है। अब सवाल ये उठता है कि थोड़ा हम देख लेते हैं कि यार अभी आप ये सब कोड से परेशान मत हो। सही है। इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। असल चीज़ जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ वो ये कि ये रहा आपका फंक्शनल कंपोनेंट जो यहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है, राइट। मैंने क्या बोला था कि हम फंक्शनल कंपोनेंट पे देखेंगे, क्योंकि रिएक्ट की जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल, उन्होंने भी अपडेट कर दिया है अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन को फंक्शनल फंक्शनल कंपोनेंट की डॉक्यूमेंटेशन पर। तो हमने बना लिया एक फंक्शन ऐप, कैपिटल लेटर्स है इसलिए ये कंपोनेंट है, राइट। अच्छा जी। उसके अंदर मैंने क्या किया है, एक स्टेट बनाई है। कैसे? यूज स्टेट से। ठीक है, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट से। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे रिएक्ट डॉट यूज स्टेट नहीं लिखना, मुझे सिर्फ यूज स्टेट लिखना है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया यूज स्टेट। ठीक हो गया। मैंने हटा दिया यहाँ से रिएक्ट, मसला ही हल हो गया मेरे लिए। मैंने यहाँ से भी हटा दिया रिएक्ट। ठीक हो गया जी। तो ये हो गई मेरी यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या करती है, आपके ऐप आपके कंपोनेंट के अंदर एक लोकल स्टेट बना देती है। ठीक है, उस लोकल स्टेट के थ्रू आप अपने ऐप के अंदर बहुत सारे काम कर सकते हो। स्टेट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, स्टेट और वेरिएबल में डिफरेंस ये होता है कि वेरिएबल आपका स्टैटिक होता है। ठीक है, आपका वेरिएबल चेंज होगा तो आपका यूआई री रेंडर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्टेट यानी कि जो यूज स्टेट से बनाई गई स्टेट है ये अपडेट होती है, ठीक है, तो ये इसके अपडेट होने से आपका जो कंपोनेंट है, ये जो पूरा ऐप कंपोनेंट है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ऐप कंपोनेंट जिसको मैं रैप अप कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और ये देखेगा जब ये अपडेट होगा तो ये अपने वर्चुअल डॉम देखेगा कि हाँ भाई ऐप कंपोनेंट अपडेट हुआ है, तो वो जाके देखेगा ऐप कंपोनेंट, अच्छा ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट वो जाकर उस डॉम रियल डॉम के अंदर अपडेट कर देगा। ठीक है जी। तो ये हमारी यूज स्टेट है। ठीक है, यानी कि स्टेट है, बनती कैसे है, कॉन्स्ट टास्क सेट टास्क। ठीक है, ऐसे करके अब ये टास्क मेरी स्टेट वेरिएबल है, और सेट टास्क वो है जिसके थ्रू मैं अपनी स्टेट को अपडेट करूंगा। ठीक है, जब जब मैं चाहूँ कि मैं इस टास्क वैल्यू को चेंज करूँ, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, सेट टास्क के थ्रू कर रहा हूँ। सही है, ये मेरी बन गई स्टेट। इसको मैंने बाय डिफॉल्ट एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है, मैं चाहूँ ये हटा दूँ ना दूँ, खाली कर देता है इसको भाई। ठीक है जी। तो इनिशियली मेरी जो स्टेट है वो एक खाली अरे है। सही है, मैं इसको चाहे अब ये डिपेंड करता है ना मेरे यूज केस पर, ये एक नंबर भी हो सकता है, ये एक बूलियन भी हो सकता है, ये एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका क्या, आप किस पर्पज के लिए ये स्टेट वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता ऐसा कि यार जब जब मैं टेक्स्ट बॉक्स में नाम लिखूं वो तब तब मेरी स्टेट अपडेट होती जाए। ठीक है, तो जो है वो ये कर देता, बिल्कुल कर देता। ठीक है, अभी इसको इस अपनी जो पुरानी हालत थी उसी में ले आते हैं। अब इस केस में यहाँ पर इसको मैंने बाय डिफॉल्ट कुछ डाटा दिया है। इधर जो आप लिख रहे होते हो वो बाय डिफॉल्ट डाटा कहलाता है, चाहे वो नंबर हो, बूलियन हो, या कोई स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, जो भी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी उनमें से कुछ भी हो सकता है। इधर दो मैंने और बनाई हुई हैं स्टेट्स। ठीक है, जो चेक क्लास को चेक कर रही हैं कि क्लास चेक है कि नहीं है और क्या है। ठीक है, देन नीचे मैंने कुछ फंक्शंस बनाए हुए हैं, फंक्शंस की फंक्शन काम कैसे कर रहे हैं वो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर बेसिक क्या होता है। कंपोनेंट के अंदर हमारी हमने बात किया था कि कंपोनेंट रिटर्न क्या कर रहा होता है, एक एलिमेंट टैग रिटर्न कर रहा होता है, रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा होता है। वो रिएक्ट एलिमेंट ये, ठीक है जी, रिएक्ट एलिमेंट वो ये। और उसके अंदर मैंने कुछ राउटिंग की हुई है, राउट्स वगैरह क्या होते हैं वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। राउट बेसिकली हम यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि
एक एक बटन पे क्लिक करने पर या एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो मैं कैसे कर रहा होता हूँ, राउट्स के थ्रू कर रहा होता हूँ। मैंने यहाँ पे राउट क्यों बनाया, क्योंकि अभी जो मेरा सिर्फ सिंगल एक राउट है, ठीक है, सिंगल एक राउट बना हुआ है मेरा, ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई सवाल उठता है कि आपने राउट क्यों बना दिया, भाई आपको एक ही जगह जाना था, डायरेक्ट आप वो रेंडर कर देते, है ना भाई। ये तो अजीब आपने काम किया, आपने बिला वजह राउट और ये पता नहीं क्या क्या लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए क्या कि भाई फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर मैं चाहूँ कि यार अभी मैं ये जो है ये वाला राउट मुझे वो टास्क दिखाएगा जो तमाम टास्क मेरी है, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा राउट ऐड कर दूँ इसी की तरह जो कि मेरा वो पार्ट दिखाए जो कि एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, मतलब एक्टिव टास्क जो है वो दिखाए, ऐसा राउट, ठीक है। तो मैं इसका राउट का पाथ चेंज कर दूंगा कि एक्टिव, जब एक्टिव पर हिट आए तो तुम ये वाला कंपोनेंट रेंडर कर दो, जब ऑल पर हिट आए तो तुम ऑल वाला जो है वो कंपोनेंट रेंडर कर दो। हिट कहाँ से आएगी, आपके ब्राउजर से आएगी। अभी इसको अपनी पुरानी हालत में ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि देखें आपके यार वैसे ही डिवीजन बना हुआ है, ठीक है, क्लास वैसे ही बनाई हुई हमने। HTML के अंदर क्लास नेम नहीं क्लास होता है, रिएक्ट के अंदर क्लास नेम होता है, बस इतना फर्क है HTML में और JSX के अंदर। यहाँ पे फिर हमने अपने कंपोनेंट बनाए हुए, कंपोनेंट कॉल किए हुए हैं, ठीक है। ये हमने लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया हुआ है। ये हमने हेडिंग बनाई हुई है उसी तरह H1 टैग से। ये हमने नैव बार बनाया हुआ है और नैव बार की लिंकिंग हमने कर दी है कि जब नैव बार पे ऑल पर क्लिक हो तो सॉरी जब इस पर ऑल पर क्लिक हो तो वो जो है वो स्लैश ऑल पर ले जाए हमारे ब्राउज़र को। और जैसे ही मेरा राउट देखेगा कि स्लैश ऑल पर पाथ जो है वो चेंज हुआ है तो मुझे ऑल का कंपोनेंट दिखा देगा, ठीक है। ये बात हो गई, ये मेरा पूरा ऐप कंपोनेंट हो गया। ये मेरा एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया कि मैं और जगह इसे यूज़ कर सकूँ। अब रिएक्ट काम कैसे करता है, रिएक्ट जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यार गाइस 5 तो बज गए हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि यार इसे जितना जल्दी हो रैप अप करें, ठीक है, ताकि बीच में कुछ रह ना जाए, सही है। तो जल्दी जल्दी खींचते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा, अब मैंने इसको ऐप फंक्शन तो बना दिया लेकिन मुझे इसको कहीं यूज़ करना पड़ेगा। मैंने क्या बात कही कि रिएक्ट जो है वो मेरा सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इससे क्या मुराद, सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन में फ़र्क ही होता है। आप लोग HTML पढ़ के आए, आप लोग को आइडिया होगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन सिर्फ एक HTML फाइल के थ्रू रेंडर हो रही होती है, ठीक है। और मैंने ये बात बोली कि रिएक्ट जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अब भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन में आने के लिए यूज़ हुई तो भाई अमार भाई आपने जो है वो इतने सारे कंपोनेंट बनाए हुए हैं इधर, ये देखें कंपोनेंट्स के अंदर कॉमन कंपोनेंट भी हैं, कुछ कंटेनर भी बने हुए हैं। तो ये तो इतने सारे बने हुए हैं, तो ये सिंगल पेज कैसे हुई, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो मेरी ऐप का कंपोनेंट है, इस ऐप के कंपोनेंट के अंदर मैंने अपने बाकी तमाम कंपोनेंट्स कॉल कर लिए, ठीक है। जैसे कि मेरा मेन कंपोनेंट ऑल का कंपोनेंट है, ये कॉल कर लिया। और इस ऐप कंपोनेंट को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि एक्सपोर्ट किया तो मैं कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करके यूज़ भी करूँगा। तो यहाँ से जब मैंने एक्सपोर्ट किया है तो मैं इसको यूज़ कहाँ कर रहा हूँ, आ जाते हैं ज़रा index.js की फाइल में, जहाँ पर ये एक अकेला ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एक कंपोनेंट है सिर्फ जो रेंडर होता है वो है ऐप कंपोनेंट। इसका नाम मैं कुछ भी कर दूंगा, इधर चेंज करूंगा तो उधर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि एक कंपोनेंट रेंडर होता है। अच्छा, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ये रिएक्ट डॉम का अपना जो है वो मेथड है, ठीक है। रिएक्ट के साथ एक और लाइब्रेरी रिएक्ट डॉम जो है वो इंस्टॉल हो रही होती है जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट होती है। उसका एक मेथड होता है, ये सारी चीज़ें फाइल वाइल सब बनी हुई आती है, ठीक है। index.js की फाइल बनी हुई आती है, app.js की फाइल बनी हुई आती है जिसमें मैंने सब मिटाकर अपना कोड लिखा है। तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ही कॉल होता है। ये मेथड क्या कर रहा होता है, दो चीज़ें जो है ना वो आपको जो है वो दो चीज़ें मांगता है आपसे। क्या चीज़, क्या दिखाना है और कहाँ दिखाना है, ठीक है। खत्म हो गई रिएक्ट, खत्म हो गई भाई। यहाँ पर ये इस बात पर रिएक्ट खत्म हो गई कि रिएक्ट जो बेसिक काम कर रही है ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन वाली जो चीज़ है रिएक्ट की, वो क्या है, वो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर पर डिपेंड कर रही है। और रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर क्या मांगता है हमसे, हमसे दो चीज़ें मांगता है, क्या दिखाना है, कहाँ दिखाना है। क्या दिखाना है, कहाँ दिखाना है। मैंने बोला क्या दिखाना है, मुझे ऐप का कंपोनेंट दिखाना है, जो मैंने लिखा इतना बड़ा लंबा चौड़ा इधर लिखा पूरा, ठीक है। उसका कुछ ना, मैंने इसके अंदर एक हेडिंग डाली माई टू डू लिस्ट, मैंने जो है उसके अंदर एक ऑल का नैव बार के अंदर एक लिंक बटन बताया बनाया, और मैंने एक और एक फुटर बना दिया।
और बीच में अपना जो जो मेरा कंपोनेंट है, जो बेसिकली मेरा मेन कंपोनेंट है, वो कॉल कर दिया। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं वो कहलाती हैं प्रॉप्स। ठीक है, मतलब कि प्रॉप्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के आप जो है वो पास कर रहे होते हो। और प्रॉप्स हमेशा ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमेशा पेरेंट से चाइल्ड पर जाते हैं। ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड ही आप फ्लो करा सकते हो प्रॉप्स को। ठीक है, अब मेरा पेरेंट कंपोनेंट ऑल है, ऑल के अंदर मैं चला जाता हूँ, मैंने कंट्रोल क्लिक किया, मैं ऑल के अंदर आ गया, ऑल के अंदर दो कंपोनेंट और कॉल हुए हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट और कॉल हुए हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा, शुरू में मैंने बोला था कि कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट नहीं बनाया जा सकता। तो भाई यहाँ पर मैं कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ख्याल रखेगा इस बात का। और मैं उसे रिटर्न करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बना नहीं रहा हूँ। लाइक मैं ऐसा नहीं कर रहा फंक्शन अनदर करके, मैं ऐसे नहीं बना रहा। ठीक है, ये बनाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा जब मैं इसको चलाऊंगा अपनी एप्लीकेशन को। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर फर्दर कमेंट्स कौन हो रहे हैं, ये ऐप के चाइल्ड हैं। ठीक है, फिर मैं टास्क लिस्ट के अंदर चला जाता हूँ, इसके अंदर मजीद एक कॉम्पोनेंट कॉल हो रहा है जो कि टास्क है। मैं टास्क के अंदर चला जाता हूँ तो ये मेरा टास्क का कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो रहा है, आपको समझ आ रहा है, ये ट्री पूरा बनता हुआ ट्री नज़र आ रहा होगा अपने माइंड में कि यार कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो मेरे कुछ कॉमन कंपोनेंट्स हैं। कॉमन कंपोनेंट्स क्या है भाई, जो कि लाइक मेरे ये फॉर्म का कंपोनेंट है या टास्क लिस्ट का कंपोनेंट है। ठीक है, देख लेते हैं कॉमन कंपोनेंट कौन कौन से, फॉर्म है, टास्क है और टास्क लिस्ट है, टास्क लिस्ट है। ठीक है, ये मेरे कॉमन कंपोनेंट्स है। और ये मेरे कंटेनर है, कंटेनर यानी कि एक ऐसा कंटेनर जो जो मैं रेंडर करना चाहता हूँ जो यूनिक है। ठीक है, यूनिक कंटेनर्स है। सही है, यही पैटर्न जो है वो आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रिएक्ट ऐप बनाने का वो यही पैटर्न है कि आप एक सोर्स के अंदर एसेट्स बनाते हो, एसेट्स के अंदर आपकी इमेजेस भी हो सकती हैं, आइकन्स भी हो सकते हैं, ऑडियो फाइल्स भी हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा जो है आपके पास। आप जो है वो नया फोल्डर बना के इमेज के अंदर इमेज डाल दोगे, आइकन के अंदर आइकन डाल दोगे। ठीक है, कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हो, कंपोनेंट के अंदर आप कॉमन कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाते हो और कंटेनर कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हो। कॉमन कंपोनेंट्स के अंदर कॉमन डालते हो, कंटेनर के अंदर कंटेनर डालते हो। ठीक है, और जो भी आपने अपना जो आपका मेन कंपोनेंट है जो यानी कि app.jsx है, उसको आपने कहाँ पे कॉल किया हुआ होता है, बाय डिफॉल्ट कॉल करके देता है आपको रिएक्ट। ठीक है, वो है ये। ठीक है, कहाँ दिखाना है, क्या दिखाना है। अब ये मैंने बोला ये क्या है भाई, ये रूट वगैरह क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये तो मुझे डॉम मैनिपुलेशन सी कुछ लग रही है। तो भाई यही जो है वो बेसिकली आपकी यहाँ पर आके HTML कनेक्ट होती है आपके JSX के साथ। ठीक है, और वो ये जो रूट टैग है, यानी कि ये क्या मुझे बता रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी एक ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी रूट है। राइट, इसका मुझे मतलब ये समझ आ रहा है। अब मैं ढूंढता हूँ ये रूट कहाँ है, तो ये रूट टैग मुझे मिलता है पब्लिक के अंदर, जो कि बाय डिफॉल्ट मुझे रिएक्ट बना के देती है पब्लिक का फोल्डर। और इसके अंदर ये रहा वो रूट टैग। ठीक है, वो जो रूट एलिमेंट की हम बात कर रहे थे वो ये रहा, यानी कि यही मेरी सबसे मेन चीज है। ठीक है, यही वो सिंगल एक HTML फाइल है जो मैंने बोला कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। रिएक्ट जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है, तो भाई यही वो सिंगल पेज एप्लीकेशन की जो है ना वो बेसिकली खासियत है यहाँ पर, कि सिर्फ एक फाइल है जो सारा काम कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है वो कौन है, index.html है। ठीक है, अगर मैं इस रूट को हटा के XYZ कर दूं, ठीक है, और मैं अपनी स्टार्ट कर दूं अपने रिएक्ट ऐप को, कैसे स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट से। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी एप्लीकेशन। अब देखते हैं क्या होता है, वो क्या दिखाता है मुझे। उसने मुझे कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया, उसने सिर्फ जो मेरी ग्लोबल स्टाइलिंग हुई हुई थी वो दिखा दी, जो कि ब्लूइश बैकग्राउंड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने जो है भाई मैंने यहाँ XYZ कर दिया है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अपनी index.js फाइल को कि इस मेन कंपोनेंट को, सिर्फ सिंगल एक कंपोनेंट को आपको रूट के अंदर दिखाना है। लेकिन रूट वो बोलेगा कि यार मैं शायद रूट के पास जाता हूँ, क्योंकि रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर क्या बोलता है, क्या दिखाना है, कहाँ दिखाना है, क्या दिखाना है वो तो बता दिया, कहाँ दिखाना है अब वो गया ढूंढने index.html के अंदर। उसने बोला यार कि index.html के अंदर एक एलिमेंट होगा जिसकी आईडी रूट होगी,
तो देखते हैं कि नहीं है। उसने वो गया ढूंढा ढूंढा पूरे फाइल को स्कैन किया, उसने बोला नहीं है, तो उसने दिखाया ही नहीं आपका आपका कंपोनेंट जो क्या दिखाना था, जो क्या दिखाना था वो दिखा ही नहीं पाया वो बेचारा। ठीक है, हाँ मैं ये कर देता हूँ, मैं इसको XYZ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे मेरी टू डू लिस्ट नज़र आने लग गई है। ठीक है, और टू डू लिस्ट बड़ी अभी सिंपल सी नज़र आ रही है। जब मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो मेरी देखें आप राउट चेंज हो गई। ठीक है, मैंने इसलिए राउटिंग की थी। अब यहाँ पे मैं फर्दर बटन लगा सकता हूँ एक्टिव टास्क का, कंप्लीटेड टास्क का, डिलीटेड टास्क का। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप जितना चाहें करें। ठीक है, बट एक बेसिक मुझे बनानी थी तो मैंने बना दी। अच्छा जी, मैंने जो है वो कोई टास्क बनाना है मैंने। अच्छा, आपको याद होगा कि वो मैंने स्टेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑब्जेक्ट लिखे हुए थे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था। ठीक है, मैं एक बार खोल लेता हूँ, ये रही वो स्टेट। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यार गो फॉर शॉपिंग, गो फॉर शॉपिंग पहला, डू असाइनमेंट, डू असाइनमेंट दूसरा। मैंने दो टास्क बाय डिफ़ॉल्ट बना के रख लिए थे। ठीक है, क्यों बना के रख लिए थे? ताकि यार कुछ नज़र तो आए, कुछ अच्छा तो लगे। ठीक है, मैं इनको हटा देता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे कोई बाय डिफ़ॉल्ट टास्क नहीं चाहिए, मुझे जो है वो खाली चाहिए सब। आ जाओ इधर, कुछ नज़र आ रहा है मुझे? मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ ऐप को, नहीं आ रहा नज़र, कोई टास्क है ही नहीं। मैंने बोला हेलो, हेलो का टास्क बन गया। ठीक है, तो इससे हमें और क्लियर हो गया, प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि हम जो, जब हम स्टेट बना रहे होते हैं उसके साथ जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो वो जो होता है हमारा, वो हमारी होती है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस स्टेट की। स्टेट का नाम क्या है? टास्क। ठीक है, स्टेट, इस टास्क को मैं चेंज कैसे करूंगा? सेट टास्क के थ्रू। और देख लेते हैं सेट टास्क मैंने कहाँ कहाँ कॉल किया हुआ है। ये रहा सेट टास्क। कहाँ में कॉल किया है? एड टास्क के अंदर। एड टास्क के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि सेट टास्क कर दो एक और टेम्पररी टास्क, जो टेम्पररी टास्क मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स लर्न रिएक्ट। ठीक है, ये मैंने एक टास्क बनाया। जैसे ही मैंने ऐड का बटन पे दबाया तो उसने क्या किया? ऐड टास्क का बटन फंक्शन चलाया। ठीक है, और ऐड टास्क के अंदर उसने एक टेम्पररी टास्क बनाई जो कि पुरानी टास्क का रैप है, पुरानी टास्क भी है टेम्प टास्क के अंदर। और उस पुरानी टास्क के अंदर वो एक और टास्क पुश कर रहा है जिसकी ये डिटेल्स है। ठीक है, और जैसे ही वो टेम्पररी टास्क के अंदर अब नई डिटेल्स के टास्क ऐड कर दे रहा है तो वो सेट टास्क कर दे रहा है और बोल रहा है कि चलो भाई इस टेम्प टास्क को सेट टास्क में डाल दो। जैसे ही मेरी टास्क सेट हुई, यानी कि मेरी जो टास्क वाली स्टेट है वो अपडेट हुई, मैंने क्या बात बोली थी कि कंपोनेंट मेरा फौरन से री रेंडर हो जाएगा। जैसे ही मैंने ऐड के बटन को दबाया मेरा ये कंपोनेंट दोबारा री रेंडर होगा और री रेंडर होके मुझे नया रेंडर्ड डॉम ट्री दिखाएगा। ठीक है, मैंने जैसे ही ऐड पे दबाया मुझे फौरन नजर आने लग गया लेट्स लर्न रिएक्ट। अब इसके बैक पर क्या हुआ, इसका जो पस मंजर है वो ये क्या है? ऐड मैंने दबाया, मेरा ऐड टास्क हिट हुआ। ठीक है, ऐड टास्क हुआ, ऐड टास्क, एक टास्क बनी। ठीक है, टास्क बनने के बाद उसने मेरी जो स्टेट थी, जो लोकल स्टेट थी जो मैंने यूज स्टेट से बनाई थी, वो सेट हुई। जैसे ही सेट हुई मेरी स्टेट अपडेट हुई। मैंने बताया था स्टेट और वेरिएबल में डिफरेंस। स्टेट जैसे ही अपडेट होती है कंपोनेंट री रेंडर कर देती है, उसने कंपोनेंट री रेंडर कर दिया। अब मेरे साथ, मेरे पास ये दो हैं, इसके साथ तीसरा भी है, और वो कौन सा है? वो ये वाला है, टेम्प टास्क जो मैंने अभी बनाया है, एड से जो बनाया है मैंने अभी। ठीक है, और जैसे ही वो तीनों हो गए और जैसे ही उसने देखा कि यार चेंज हुआ है तो उसने मेरे अपडेटेड जो है वो डॉम ट्री को अपडेट कर दिया और डॉम ट्री के अंदर मेरे नज़र आने लग गया। कुछ मैंने इसमें यूआई की चीज़ें चेक बॉक्स कर दूं, इट मीन्स कि ये कंप्लीट हो गया है। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मैंने लेट्स लर्न रिएक्ट पढ़ लिया, भाई रिएक्ट ख़त्म कर दिया आज। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली हमने ख़त्म कर दिया, अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और ऑप्टिमाइजेशन पर जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अब मैंने, और यहाँ पे ये डिलीट का जो मैंने वहाँ पे आइकन एसेट्स के अंदर आइकन रखा हुआ था वो यहाँ कॉल कर लिया है। खैर मैं ऑल कंपोनेंट्स को भी आपको दिखा देता हूँ कि एक ऑल कंपोनेंट कैसा है। इसके अंदर एक फॉर्म है, फॉर्म वही है मेरा। ठीक है, जिसके अंदर मेरा ये सर्च बार आ रहा है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है सॉरी, और ये एक ऐड का बटन आ रहा है, ये मेरा फॉर्म है। और ये मेरा टास्क का कंपोनेंट है। मैंने आपको बता दिया ये प्रॉप्स होते हैं। प्रॉप्स होते हैं ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आप पेरेंट से चाइल्ड भेज रहे होते हो। ठीक है, चाइल्ड से पेरेंट भी भेजा जाता है लेकिन उसका एक मेथडोलॉजी होती है। ठीक है, वो आप किस तरह कर रहे होते हो वो हम बाद में देखेंगे। सही है, नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरा टास्क लिस्ट है। टास्क लिस्ट के अंदर टास्क रेंडर हो रही है एक एक टास्क। ठीक है, और मैंने मैप चला के रेंडर किया हुआ है। हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था मैप क्या होता है।
कि वो आपके पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो चलता है, ठीक है। और चला, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हर टास्क के ऊपर मैप चला रहा हूँ और हर टास्क को मैं अंदर भेज दे रहा हूँ इस टास्क के कंपोनेंट के अंदर। और टास्क के कंपोनेंट के अंदर जब हम आते हैं तो हमें सिंपल कुछ नहीं नज़र आता, हमें अपनी अपनी जो हम फैमिलियर है जिससे HTML वही नज़र आती है कि एक डिवीजन बना हुआ है, डिफ के अंदर एक और डिफ बना हुआ है, उसके अंदर एक इनपुट का चेक बॉक्स है, यानी कि ये जो मुझे चेक बॉक्स नज़र आ रहा है उसका एक लेबल है, यानी टास्क का एक लेबल है, ठीक है। ये रहा लेबल टैग के अंदर मैंने लेबल डाला हुआ है, ठीक है, कि अगर चेक्ड आइटम है तो थोड़ी स्टाइलिंग कर दिया तो मैंने क्रॉस आ जाए उसके ऊपर, अगर चेक नहीं है तो क्रॉस हटा दो। तो ये वाली थोड़ी स्टाइलिंग की हुई है मैंने यहाँ पर, क्लास नेम सेट की हुई इस तरह से। और ये मैंने नाम रेंडर करा दिया, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट के नाम से आ रहे हैं मेरे पास टेक्स्ट, वहाँ से ये देख लेते हैं। टास्क लिस्ट के अंदर टेक्स्ट किस नाम से टेक्स्ट आ रहा है इधर, और मुझे कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स के नाम से, ठीक है। हमें हर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पेरेंट कंपोनेंट का भेजा हुआ डाटा कैसे रिसीव होता है, प्रॉप्स के नाम से रिसीव होता है, ठीक है। और मैंने बोला कि प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट ये रहा, ठीक है, और प्रॉप्स के तौर पे मेरे मुझे टास्क के अंदर रिसीव हो गए, ठीक है। ये डाटा मुझे प्रॉप्स के तौर पर रिसीव होगा टास्क के अंदर। मैं आ गया टास्क के अंदर, टास्क के अंदर मैंने देखा कि प्रॉप्स के तौर पर रिसीव हो रहा है, ये रहा प्रॉप्स के तौर पर, और मैंने फ़ौरन जो है वो देखा कि प्रॉप्स और डॉट टेक्स्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये असल नाम तो इसका टेक्स्ट ही था ना भाई, तो टेक्स्ट के नाम से मैंने इसको प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट करके कॉल कर लिया, नाम आ गया। और इमेज आ गई किसकी, डिलीट आइकन की, ठीक है, जो मेरा डिलीट आइकन है उसकी इमेज आ गई है, ये रहा डिलीट आइकन नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो हम एकदम अंदर तक घुस गए हैं अपने टू डू लिस्ट के अंदर। मैंने डिलीट आइटम पर बटन पे मैं जब क्लिक करूंगा इस डिलीट आइकन के इस पर, तो ऑन क्लिक चलेगा, ऑन क्लिक क्या करेगा, प्रॉप्स डॉट डिलीट टास्क करेगा, ठीक है। अब ये क्या डिलीट टास्क का फंक्शन कहाँ बना हुआ है, ये तो पेरेंट में बना हुआ है, राइट। मेरा मुझे डिलीट टास्क का फंक्शन नजर आ रहा है। तो भाई ये तो आपने अजीब बात कर दी कि यार आपने पेरेंट के अंदर आपने फंक्शन बनाया हुआ है जिसको आप चाइल्ड के अंदर से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि चाइल्ड के अंदर से ट्रिगर कर रहे हैं। टास्क कितना अंदर जाके मिला मुझे, बहुत अंदर का भी चाइल्ड है, ठीक है। ऐप डॉट जेएस मेरा पेरेंट है, उसके अंदर ऑल का फंक्शन एक, ऑल का कंपोनेंट एक पेरेंट है, फंक्शन कंपोनेंट। उस ऑल के अंदर टास्क लिस्ट का एक कंपोनेंट चाइल्ड है, ठीक है। इस टास्क लिस्ट के अंदर टास्क का कंपोनेंट चाइल्ड है, ठीक है। तो ये कितना अंदर का चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको, अब इस अंदर के चाइल्ड से मैंने बाहर का यानी पेरेंट का डाटा कैसे चेंज कर दिया, तो वो इस तरीके से किया हमने कि हमने जो है इस डिलीट टास्क को, यानी ये जो मेथड मैंने यहाँ बनाया था, ये मेथड भी मैंने जो है ना वो एज अ प्रॉप पास कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, एज अ पैरामीटर पास कर दिया था अपने कंपोनेंट के अंदर। तो इस तरह क्या हुआ कि मैंने अब इसको मैं अंदर यहाँ पास किया ऑल के अंदर, अब ऑल के अंदर मैंने टास्क लिस्ट के अंदर भी पास किया होगा इसे ज़रूर, ये रहा डिलीट टास्क, प्रॉप्स डॉट डिलीट टास्क के नाम से, इधर भी पास किया। फिर मैं अंदर आया, फिर मैंने इधर भी देखा कि मेरा डिलीट टास्क है, यहाँ ये रहा डिलीट टास्क, मैंने इधर भी इसको भी अंदर पास किया, और इधर अंदर जाके मैंने इसको कॉल कर दिया। यानी कि जब मुझे चाइल्ड से पेरेंट को अपडेट करना होगा ना, तो मैं क्या करूँगा, तमाम चाइल्ड के अंदर पेरेंट वाली चीज़ों को भेजूंगा, ठीक है, और फिर चाइल्ड के अंदर से ट्रिगर करूंगा उस चीज़ को, तो मेरा पेरेंट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे उस स्पेसिफिक टास्क की आईडी देता है, आईडी भेजता है वहाँ पर, और यहाँ पे मुझे आईडी मिल जाती है हमारे डिलीट के उसमें, और ये उस आईडी को जो है वो उसका इंडेक्स निकाल कर उसको स्प्लाइस कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, स्प्लाइस का मेथड जिससे हम जो है वो डिलीट कर रहे होते हैं एरे के अंदर से कुछ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस डिलीट पर क्लिक किया, इसने उसे क्या किया, अब ये तो एक टास्क टास्क का कंपोनेंट है, टास्क के कंपोनेंट ने उस स्पेसिफिक आईडी को भेजा, फॉर एग्जांपल दोबारा मैं ऐड करता हूँ, टास्क के कंपोनेंट ने उस स्पेसिफिक आईडी को भेजा टास्क लिस्ट को, अपने मतलब अपने पेरेंट को, टास्क लिस्ट ने अपने पेरेंट को भेजा यानी ऑल को, ऑल ने अपने पेरेंट को भेजा यानी कि ऐप जेएस को, यानी ऐप के कंपोनेंट को, और ऐप के अंदर वो फंक्शन था डिलीट का, और उसने वहाँ पे वो ट्रिगर किया और उसे अपडेट किया, और मेरे ये ऐप के कंपोनेंट को जैसे ही मैंने किया उसने जैसे ही देखा उसने चेंज हुआ है, जैसे ही चेंज हुआ उसने री रेंडर कर दिया मेरे स्पेसिफिक, और जो है इस तरह मेरी जो है वो टास्क लिस्ट, सॉरी टू डू लिस्ट बन गई, ठीक है भी। तो ये मेरा यार, सॉरी मैंने
कोई 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ मैं। बट ये जो है हमारी रिएक्ट थी, स्टाइलिंग इसमें बिल्कुल उसी तरह जैसे आप उसमें कर रहे होते हो के अंदर, उसी तरह क्लास नेम देते हो, आईडी देनी है, आईडी से हैश करके देते हो, ठीक है। आपके जो है वो बिल्कुल सिमिलर वे ऑफ स्टाइलिंग है, ठीक है। अ, इसमें भी उसी तरह इनलाइन स्टाइलिंग होती है अगर आप करना चाहो तो। मैं यहाँ पे करना चाहता तो मैं यहाँ पे क्लास नेम नहीं देता, यहाँ पे मैं स्टाइल इज इक्वल टू और करके स्टाइल लिखना शुरू कर देता। मैं चाहता तो ऐसे कर सकता था, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड और ये तरीका नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड नहीं है। आपको अलग करना होता है, उससे आपकी जो है वो अब वो अच्छी हो जाती है, लाइक कोड ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है और जो है ना कोडेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई होप सो किसी को कोई इशू नहीं होगा। अगर है तो भाई फ़ौरन से पूछ लो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम ले चुका हूँ। चैट में पूछ लो, अगर आवाज़ में शर्मा रहे हो तो ऐसे पूछ लो, अदरवाइज़ नहीं है तो हम सेशन एंड करते हैं। आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा, आपको ये स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। और जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम डीप डाइव जो है ना वो करेंगे रिएक्ट के अंदर, और जो रिएक्ट की ऑप्टिमाइजेशन होती है उसको देखेंगे। बाकी मैं ये सारे लिंक्स हैं मैंने और जो है वो कुछ बना के रखे हुए थे, जैसे कि ये यूज़ स्टेट के मैंने बना के रखे हुए थे कोड स्निपेट्स के। यार मैंने एक सिंपल बटन बना दिया था, उस बटन के ऑन क्लिक पर मैं क्या कर रहा था, काउंटर नाम का मैंने एक स्टेट बना दिया था, इस ऐप का लोकल स्टेट काउंटर नाम से बना दिया था, ठीक है। और उस काउंटर को मैंने यहाँ HTML के साथ करली ब्रेसेस के साथ रिटर्न करा दिया था। JSX का यही फ़ायदा है कि आप करली ब्रेसेस के साथ वेरिएबल को जो है मतलब स्टेट वेरिएबल को रेंडर करा सकते हो, ठीक है। मैंने करा दिया, फिर मैंने क्या किया, बटन के साथ ऑन क्लिक किया। ऑन क्लिक पे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये चले मेरा कि सेट काउंटर काउंटर प्लस वन कर दे, यानी ये सेट काउंटर चले और क्या करे, वो इस काउंटर की वैल्यू को एक इजाफा कर दे। काउंटर की वैल्यू इनिशियली 0 है, ठीक है, मैंने बोला काउंटर की वैल्यू इनिशियली 5 है, ठीक है, तो वो 5 हो गई यहाँ पर, ठीक है। काउंटर मेरा जो है वो 5 मुझे नजर आने लगा, मैंने जैसे ही इंक्रीमेंट किया तो 5 के बाद उसने +1 कर दिया, 6 7 8, ठीक है। तो ये मैंने एक यूज स्टेट का बनाया हुआ था, ये मैंने यूज इफेक्ट का बनाया हुआ था। यूज इफेक्ट के अंदर मैंने बताया था आपको वो क्या कर रहे होते हो, आप डाटा फैच कर रहे होते हो, या आपको कोई जो है वो डॉम मैनिपुलेशन करनी होती है वो कर रहे होते हो आप, ठीक है। या कोई इवेंट्स बनाने होते हैं, इवेंट लिस्ट वगैरह वो बना रहे होते हो आप, ठीक है। या फिर जो है वो आप क्या कर रहे होते हो, वही है डेटाबेस कॉल, एपीआई कॉल, या फिर जो है वो टाइम आउट्स वगैरह बना रहे होते हो, इंटरवल्स वगैरह सेट कर रहे होते हो। तो आई होप सो कि यार सबको समझ आया होगा। मैं सारी लिंक्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग सिमिलर पोर्टल पे जाकर जो है वो आप लोग देख पाएंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें। बाकी आई होप सो सबको समझ आया होगा। मैं बड़ा फ्रेंडली वे में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और कोशिश करता हूँ थोड़ा रिपीट करता रहूँ चीज़ों को ताकि आपके माइंड में बैठती रहें। थोड़ा सा लंबा हो जाता है सेशन, बट इट्स ओके यार, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो उससे उससे ज़्यादा कोई जो है ना वो बड़ी चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में बड़ा तबाही सेशन होगा। तो आप लोग जो है वो अपने दोस्तों को भी लेकर आएँ, सबको लेकर आएँ ताकि जो है वो सबका फ़ायदा हो, ठीक है। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।